नमस्कार साथियों। यह पीवाईक्यू सीरीज की ही अगली वीडियो है। आज हम जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन पेपर्स के जीएस के वो कवर कर लेंगे। आपको जहाँ पर भी कोई क्वेरी हो देखिएगा। अगर आपको कोई आंसर्स में कन्फ्यूजन लगता है तो आप गूगल से चेक करके उसे सही कर सकते हैं। बशर्ते मैं अमूमन यहाँ पर सभी चीज़ें सही ही बता रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर भरोसा रखिए, नहीं है तो फिर आप गूगल पर चेक करिए। ठीक है, चलिए आज हम आगे को बढ़ते हैं। पहली बात जो हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं ये एक दो स्टेटमेंट्स वाले। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना लंबा है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो फिर जब एग्जाम में आपको अमूमन एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिलते हैं या फिर लंबे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हैबिचुअल होंगे उनके प्रति। अगर आप केवल वन लाइनर शॉर्ट्स में तैयार करके जाते हैं तो उससे आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इन क्वेश्चन को ये नहीं कि छोड़ के जाइए, इनको लगाइए। यहाँ पर मैं सिखा तो रहा हूँ कैसे लगाइए। अब सिंपल जानकारी है इसमें, वही जानकारी इसमें भी है, बस लंबा बना दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय है ना, वो मौलिक अधिकारों के हनन के समय रिट जारी करता है ना, तो उसी रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया। सबसे पहले हमें पता है एक है आर्टिकल 32, एक है आर्टिकल 226। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट्स हैं, वो रिट जारी करते हैं। अब मैं इन दोनों में अंतर भी बता देता हूँ। रिट कितने प्रकार की होती है, सॉरी, हमें पता है रिट 5 प्रकार की होती है। एक तो अब ये तो आपने याद किया होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा, ये 5 रिट होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करता है तो वह केवल जब मूल अधिकारों का हनन हो तब ही रिट जारी कर सकता है। ये लिखना साइड में अगर आपको नहीं आता है तो। सुप्रीम कोर्ट जब मूल अधिकारों का हनन होगा केवल तब ही रिटों को जारी करेगा। लेकिन जो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करते हैं ना, वो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ तब तो रिट जारी करेंगे ही। लेकिन अगर कोई अन्य कानूनी अधिकार है, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जैसे संपत्ति का अधिकार है, वो क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, अब कानूनी अधिकार है, तो अगर उसका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे रिट जारी करने के लिए, क्योंकि वो केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करेगा। जबकि 226 के तहत हाईकोर्ट जो है वो मूल अधिकारों के लिए भी रिट जारी करेगा और जो विधिक अधिकार है उनके लिए भी रिट जारी करेगा। समझ गए अंतर? चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकार को हनन करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के साथ कहे क्या रहा है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त करता है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों का को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, बेहद सिंपल स्टेटमेंट। अगर आप इन सभी के बीच में अंतर क्या है जानना चाहते हैं तो मैंने पॉलिटी की वीडियो में करा रखा है, जो भी फंडामेंटल राइट्स वाली हैं वो वीडियोस बनाई हैं, सबको विस्तृत रूप से बताया भी है। ठीक है, तो ये तो सही है ना, सुप्रीम कोर्ट पांचों में से किसी भी रिट का प्रयोग कर सकता है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सिंपल है, ये कह रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो वो जारी कर सकते हैं रिट। अब ये कह रहा है कि संसद कानून बनाकर जो अन्य न्यायालय हैं, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ते हैं, जैसे हम अधीनस्थ न्यायालय पढ़ते हैं, इनको भी संसद ये शक्ति दे सकता है। कह रहा है तो सिंपल है, संविधान में लिखा है ये कि संसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी अगर यह रिट वाली शक्ति अन्य न्यायालयों को देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन संसद देगा कानून बनाकर। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? अच्छा लग रहा होगा ये सब पढ़ के, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है बट है सरल, ए है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के बारे में, जो अटॉर्नी जनरल है ना हमारे। सबसे पहले इनका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी। और जो राज्यों में होता है वो क्या होता है, महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। चलिए इनके प्रोविजंस क्या हैं उनके बारे में स्टेटमेंट। भारत के महान्यायवादी को पढ़िए। महान्यायवादी को के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। सिंपल स्टेटमेंट, यही है इसकी शर्त। अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त होना चाहता है तो उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है जो महान्यायवादी है को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अब आपने महान्यायवादी के प्रोविजंस पढ़े हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी है वो केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद पर रहता है, उसके लिए कोई ऐसी विधि नहीं है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कितनी कठिन प्रक्रिया है,
हमने पढ़ी है ना वो। अब महान्यायवादी के लिए भी ये कह रहा है कि वही प्रक्रिया है। नहीं, महान्यायवादी केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। महान्यायवादी को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया वर्णित ही नहीं है। महान्यायवादी जब राष्ट्रपति को लगे कि अब मैं इसको हटा सकता हूँ, हटाना चाहिए मुझे, तो हटा देगा वो। राष्ट्रपति कोई भी काम स्वयं नहीं करता है, जो मंत्रिपरिषद है उसकी सिफारिश पर करता है। यानी राष्ट्रपति कर रहा है मतलब मंत्रिपरिषद कर रही है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो दूसरा, पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। आंसर इज ए। चलिए अगला प्रश्न है राज्य में विधान परिषद के संबंध में। अब एक ही क्वेश्चन से आपके 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बताइए इससे। सबसे पहले तो मैं आपको सबका अनुच्छेद बता रहा हूँ। आर्टिकल 169 है, राज्य में विधान परिषद है। अब राज्य में विधान परिषद सब जगह है क्या? नहीं है। अमूमन राज्यों में विधानसभाएं ही होती है, 6 ही है राज्य जहां विधान परिषद है। अभी मैं एग्जैक्ट उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा और लिखिएगा कमेंट में कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, ठीक है। ये लिखना है अवश्य, जब आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा उससे थोड़ा, ठीक है। तो 169 के तहत राज्य में विधान परिषद होती है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की जितनी कुल संख्या है उसके 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सिंपल, सही बात है। जितनी भी जो भी विधानसभा है ना, उसमें जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 होंगे उस विधान परिषद में, उस राज्य की। सही बात है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य तो होंगे ही, ये भी सही बात है। अधिक से अधिक होने चाहिए उस विधानसभा के 1/3 मेंबर्स, कम से कम होने चाहिए 40। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सही हो गए यहाँ पर आपके। चलिए, तो 1 और 2 इज राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान प्रारंभ हुआ था तो उसने किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी? जैसा कि हम जानते हैं, जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान निर्माताओं ने पहले हिंदी को भी और अंग्रेजी को भी, दोनों को लागू किया था। हमें पता है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लागू किया गया था। लेकिन जो अंग्रेजी थी उसके लिए कहा गया था कि यह एक निश्चित समय के लिए ही लागू होगी, बाद में इसे हम हटा देंगे। तो वो निश्चित समय की अवधि थी 15 वर्ष। प्रारंभ में संविधान सभा ने कहा कि हम अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ भाषा मानेंगे यहाँ कार्यवाही की, लेकिन केवल 15 वर्ष तक। फिर बाद में हमें पता है राजभाषा एक्ट आता है एक, राजभाषा एक्ट कब का? 1963 का। ये इस अंग्रेजी के प्रोविजन को और आगे बढ़ाता है अनिश्चित काल के लिए। अभी भी अंग्रेजी प्रयुक्त होती है कार्यवाही में, क्योंकि अब वो एक इसेंशियल है ना, हम अंग्रेजी हटा ही नहीं सकते। इस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हम सभी प्रक्रियाएं, सभी चीज़ें इंग्लिश में ही हमें मिलती हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लाए गए थे? 15 वर्ष के लिए। फिर राजभाषा एक्ट आया हमारा 1963 में, इसने इस अवधि को और आगे बढ़ा दिया, अंग्रेजी का प्रयोग और आगे कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा भी सोचेंगे तो बता लेंगे। एजर्सन और रीजनिंग। राष्ट्रपति, रीजन मतलब राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। सिंपल, संसद के 3 भाग, एलएस, आरएस एंड राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अब एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं? ये सॉल्व ऐसे होते हैं कि जब आपको एजर्सन अभिकथन यहाँ पर क्योंकि लगाइए आप इसको सॉल्व करने। अब पढ़िए पूरा कथन। राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते। अब ये ठीक बैठ रहा है ना, तो एजर्सन और रीजनिंग सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी है। इसका आंसर बी है। आपको पता तो है ना ये सब, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ठीक है। क्यों कहते हैं हम उसे संसद का भाग? क्योंकि कोई भी कानून तब तक कानून बन ही नहीं सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से साइन न करे। जैसे हम देखते हैं कोई विधेयक आया, लोकसभा ने पारित किया, ठीक है, राज्यसभा ने पारित किया, ठीक है, फिर उसको राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है ना, तभी तो वो कानून बनता है। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर क्या है? बी है, ठीक है, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो संघ वित्त आयोग है उसके संदर्भ में, जो वित्त आयोग है उसके संदर्भ में है, ठीक है। चलिए अब वित्त आयोग, सबसे पहले आर्टिकल बताता हूं मैं इसका, आर्टिकल 280। और पंचायती राज में जो वित्त आयोग होता है उसका आर्टिकल 243 आई। कल मैंने शायद आपको एक प्रश्न पूछा था कि वित्त आयोग का आर्टिकल क्या होता है, 243 आई होता है। और ये क ख में याद मत करिए, आई में ही करिए। अगर क ख में पूछ भी लिया तो सीधे ABCD से गिनिए वहां तक, क्योंकि क ख ग ऐसे गिनेंगे तो आप मतलब ऐसे याद रखेंगे तो अमूमन कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वित्त आयोग का तो है 243 आई, और निर्वाचन आयोग का है 243 के। ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 243 के। चलिए
अब देखते हैं फिर संघ वित्त आयोग के कथन पढ़िए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। गलत। एक अध्यक्ष 1+4। एक ऐसे याद करिए इसे, जहां पे भी आप कुछ लिखते हैं तो वहां पर उसके सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य लिख दीजिए। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, तो 1+4 का कॉम्पोजिशन होता है इसमें। तो ये स्टेटमेंट गलत। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। कोई भी आयोग जो संवैधानिक आयोग है, बॉडी है, और या फिर गैर संवैधानिक भी आयोग है, वो नीति आयोग को तो कभी अपनी रिपोर्ट देता ही नहीं है। वो या तो राष्ट्रपति को देता है या फिर संसद को देता है। तो अब संघ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। फिर राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सीख लीजिए कि नीति आयोग को कहेगा तो मोहन गलत होगा, ये भी गलत है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत है, न तो एक न तो दो। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। मैंने आपको करा रखा है आर्टिकल, ये जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र वाला आर्टिकल 2 और 3 उससे संबंधित है। ये 3 से संबंधित है आर्टिकल। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। ठीक है, अब चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लूप होल्स है। पहला स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लूप होल है इसमें। देखिए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ऐसा होता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। अब ये पहली बात तो ये निश्चित अवधि तय ही नहीं है, प्राप्त करेगा निश्चित नहीं है। वो अपनी सिफारिश दे भी सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई विधेयक है जो किसी राज्य की सीमा को बदल रहा है, तो पहली बात संसद उसे राष्ट्रपति से अनुमति करेंगे, राष्ट्रपति संसद से नहीं। अगर संसद ऐसा विधेयक लाना चाहती है तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति की अनुमति लेगी। फिर जब राष्ट्रपति की अनुमति लेगी तो राष्ट्रपति इस विधेयक को जिस राज्य की सीमा बदल रहे हैं हम वहां भेजेगा, उस विधानमंडल में। अब वो विधानमंडल इसके संबंध में अपना कोई विचार देगी, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। और अगर कोई विचार दे दिया तो कब देगा कोई निश्चित नहीं है, और दे भी दिया तो राष्ट्रपति उस विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए। क्योंकि अगर आपके घर को चेंज कर रहे हैं तो खाली पूछ लेते हैं एक बार, बाद में कहे ना, इस संदर्भ में भेजा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है आपको पता है ना, थोड़ा सा लूप होल है इसमें, तो इसलिए मैं इसे गलत कह रहा हूँ। और ये तो सही है ही। आर्टिकल 3 की बात हो रही है, यहाँ पर सारी प्रक्रिया दी गई है। आपको पढ़ना है तो मैंने करा रखे हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए गलत है, आर सही है, ये सही, डी वाला है इसका आंसर। ठीक है, डी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। पहली बात, आपको उपराष्ट्रपति का आर्टिकल पता है? उपराष्ट्रपति कौन होता है? जो राज्यसभा, ये उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए ये क्या कह रहा है, कथन पढ़िए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कब? ये देखिए, अगर देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है जो, अगर उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है तो फिर क्या होगा, कह रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होंगे। ठीक है, ये सही बात है। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों को अगर कोई कदाचार या अक्षमता या संविधान का उल्लंघन जैसी कोई चीजें दिखती हैं, उस आधार पर उनके निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो भी उनके द्वारा अभी तक जो भी कार्य किए गए हैं वो अमान्य नहीं होंगे, वो मान्य ही होंगे। समझे आप? ये बात सही है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होंगे। सही बात है। अगर आज राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये वैध नहीं है इनका चुनाव, तो आज अगर वो कोई कार्य करेगा तो वैध क्यों माने जाएंगे? जब तक उसको घोषित नहीं किया गया उससे पहले तक के कार्य वैध माने जाएंगे। लेकिन जब उसको घोषित कर दिया गया है कि ये इसका निर्वाचन शून्य है, मतलब अवैध है, तो उसके बाद उसके कार्य अवैध ही माने जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ध्यान से पढ़िए इनको आप फिर भी। ठीक है, ये गलत है। तो क्या हुआ आंसर? आंसर ए। अगला देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी, जहां तक मुझे पता है। मीरा कुमारी थी ना? ठीक है, चलिए अब ये देखिए, संविधान की अनुसूची को सम्मिलित कीजिए। अब ये सरल हो जाएगा आपके लिए। चलिए सबसे पहले मैं सारे अनुसूची आपको रिवाइज कराता हूँ। पहली अनुसूची संघ व उसका राज्य क्षेत्र, मेरे साथ आप भी रिकॉल करिए। दूसरी अनुसूची वेतन, दूसरी और तीसरी में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो दूसरी वेतन की है, तीसरी शपथ की। तो ऐसे याद रखिए कि जो भी मंत्री है बगैर पैसे के शपथ लेगा ही नहीं, पहले उसे पैसे देने पड़ेंगे फिर शपथ लूंगा, ऐसा कहता हूँ। यानी पहले वेतन आएगा फिर शपथ आएगी।
तो पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा का संसद में प्रतिनिधित्व, पांचवी जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं उनके बारे में, छठी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और फिर उसके बाद सातवीं अनुसूची जो शक्तियों का बंटवारा है उस बारे में, आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में, नौवीं पंचायतें, नौवीं जो भू सुधार कानून है उसके बारे में, भूमि सुधार कानून उसके बारे में, 10वीं दल बदल के बारे में, 11वीं पंचायतों के बारे में और 12वीं नगर पालिकाओं के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर फटाफट मिलाइए इन्हें। तीसरी शपथ के बारे में सही बात है, 8वीं भाषाओं के बारे में सही बात है, 10वीं दल परिवर्तन के आधार पर सही बात है, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 9 ये है अनुसूची 4 और 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार वाला। तो इसने गलत कौन सा है कह रहा है, तो गलत कौन सा है, ये है गलत। ठीक है, चलिए अगला स्टेट कथन, इसको भी मिलाइए, भाग और उसके संविधान। अब संविधान में पता है 24 भाग हैं, आप उन सभी को मिलाइएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मिला के देता हूँ। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये 8 में सही बात है, 239 से 41 के बीच में, 42 के बीच में, सॉरी। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, सही बात है, 244 और 244 क में है ये। अधिकरण का भाग किया इन्होंने 11, गलत। अधिकरण कब जुड़े थे, अधिकरण मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे और इनका अनुच्छेद है 14 क। इसमें 2 अधिकरणों की बात की थी, एक तो प्रशासनिक अधिकरण, एक अन्य अधिकरण। तो 343 क 343 ख ये 2 आर्टिकल जुड़े थे। ठीक है, तो अधिकरण ये है गलत, इसमें गलत कह रहे हैं ना, छाटिए। तो ये वाला है इसका आंसर। राजभाषा हमें पता है भाग 17 में है, ये भाग 10 में है। ठीक है, ये भाग 8 में है। ठीक है, और अधिकरण है भाग 14 क में। ठीक है, चलिए अब इन्हें सुमेलित कीजिए। पर आर्टिकल दिए हैं, एक साइड आयोग दिए हैं। तो अनुच्छेद 324 क्या हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया। अनुच्छेद 315 क्या हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया। अनुच्छेद 280 क्या हो गया, वित्त आयोग हो गया। और अनुच्छेद 338 क्या हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया। ठीक है, मिला लेंगे आप, इन्हें देख लीजिएगा कौन सा था। ठीक है, चलिए अब कह रहा है ये कि कौन सी गतिविधि सबसे पहले हुई, कौन सी सबसे बाद में हुई, ऐसे मिलाइए। ठीक है, लिख लेते हैं। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, हमें पता है प्रारूप समिति कब बनी, 29 अगस्त को नियुक्त हुई थी। 29 अगस्त 1947 को नियुक्त हुई थी। इसमें क्या थे, 7 मेंबर्स थे ना प्रारूप समिति में। तो आप बताइए मुझे ये 7 मेंबर्स कौन थे। जो ज़्यादा रिसर्च करेगा भाई उसका काम ज़्यादा बनेगा। जो मैं करा रहा हूँ केवल वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने एंड से भी एफर्ट करेंगे तभी ज़्यादा गेन कर पाएंगे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो पता है आपको, BR अम्बेडकर हैं। अन्य जो सदस्य हैं 7, जो अन्य 6 सदस्य बचे उनके नाम लिखिए कमेंट में। ठीक है, ताकि अन्य लोग भी पढ़ पाए। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। अब देखिए कौन सा है, सबसे पहले तो यही है ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। तो पहले में आएगा चौथा वाला, फिर आया हमारा क्या है, फिर है हमारा 47 वाला यानी प्रारूप समिति वाला, फिर आएगा 1, फिर हुआ हमारा 26 नवंबर वाला यानी 2, फिर आया हमारा 3। तो 2 4 1 2 3 है, 4 1 2 3, ये है इसका सही आंसर। मिला लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके एक समय तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है। अब हम अमूमन कितना पढ़ते हैं जब भी मानसून आता है कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर पर्वत है इसलिए ये हवा यहाँ नहीं आ पाती, तो यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बनता है इसलिए यहाँ मानसून नहीं आ पाता। ये तो हम कितना पढ़ते हैं ना, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, बस इसी से आपके सारे बन गए। दक्षिण मानसून पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है, सही बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं इसमें वर्षा कब होती है, जब शीतकालीन मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जब लौटता हुआ मानसून आता है तब यहाँ वर्षा होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा कह रहा है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर है। ठीक है, समानांतर है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब जो ये अरब सागर की शाखा है इसके वृष्टि छाया प्रदेश में है। वृष्टि छाया यानी पर्वत लग गए यहाँ से, यहाँ वर्षा नहीं हो पाई, तो ये बात तो सही ही है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट पर वर्षा नहीं होती। अब क्योंकि लगाई, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है।
सही बात है। तो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ कब वर्षा होती है? शीत में वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा हम पढ़ते हैं ना, इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जो लौटता हुआ मानसून, उससे वर्षा होती है यहाँ पर। सही बात है। तो ये है आंसर। सॉरी, आर ए की सही व्याख्या करता भी यहाँ ये है आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज में यमुना नदी में मिलती है। अब कहाँ पर मिलती है हमें इतना याद नहीं करना है, क्योंकि ये यूपी का एग्जाम था तो उसने ज़्यादा डिटेलिंग से पूछा है। हमें सिंपल याद क्या करना है, रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए इतने से बन जाएगा हमारा। अब चंद्रप्रभा ये भी ज़्यादा टेक्निकल है, स्टेट वाला ये भी नहीं। अगला प्रश्न ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। दर्रा पूछा है और किस राज्य में है ये पूछा है। अघील पास अरुणाचल प्रदेश में, गलत बात। दीफू दर्रा लद्दाख में, गलत बात। नीति दर्रा उत्तराखंड में। अब हमारे लिए तो ये सरल हो गया ना, नीति दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा ये भी गलत दिया है। चलिए मैं आपको मिला के देता हूँ। देखिए 3 पास हैं जो लद्दाख में आएंगे। एक तो है मिंटाका पास, लिखिए मिंटाका पास, अघील पास और काराकोरम पास। ये 3 आएंगे लद्दाख में। मिंटाका पास, अघील पास और काराकोरम पास, ये लद्दाख में। दीफू दर्रा और योंग्याब दर्रा जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, और बुमला, सेला और हाँ एक बुमला हो गया, बुमडीला और सेला, ये 3 अरुणाचल प्रदेश के बता रहा हूँ मैं आपको। क्या दीफू हो गया, योंग्याब हो गया, बुमला हो गया, बोमडीला हो गया, सेला हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ते हैं, रोहतांग हो गया, बाड़ालासला हो गया, सिपकिला हो गया। सिपकिला जहाँ से सतलज नदी आती है, रोहतांग जहाँ से ब्यास और रावी नदी का उद्गम होता है, बाड़ालासला जहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो आप देख लीजिएगा इन्हें, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तो सही कौन सा है, ये अघील पास हो गया आपका लद्दाख में, दीफू हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, माना हो गया आपका उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम और कलपक्कम किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। अब मान लिया जाए आपने शिव समुद्रम नहीं भी सुना होगा, लेकिन कलपक्कम और कुंडनकुलम ये तो हम सुनते हैं ना, तमिलनाडु में ये नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत है, ये तो हम सुनते ही हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा सेकंड में कहाँ पे दिया है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब शिव समुद्रम क्या है, हम शिव समुद्रम जलप्रपात पढ़ते हैं कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसीलिए ये जल शक्ति वाला है। तो शिव समुद्रम है जल शक्ति वाला, कलपक्कम है नाभिकीय वाला। कलपक्कम कुंडनकुलम ये हम पढ़ते हैं ना, तमिलनाडु में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं, और शिव समुद्रम क्या है, जलप्रपात है, जल शक्ति के लिए कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो चलिए आज का हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब से हम कोई अगला पेपर में फिर से उठाऊंगा। जैसे हमने आपके यूपी पीसीएस का जो पीसीएस का प्री था वो आपने सॉल्व किया। अब देखिए अगर पढ़ा हो तो कठिन था क्या, जीएस के सभी क्वेश्चन तो हमारे रेंज में थे ही ना, लगभग हमारे ही स्रोतों से आ रहे हैं। तो आपको कठिन पेपर मतलब जो बड़े पेपर है उनसे डरना नहीं चाहिए। मैं आपको यही सिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे हर चीज़ के जो भी जीएस आएगी मैं आपको सब कराऊंगा यहाँ पर, ताकि आपका वो एप्टीट्यूड डेवलप हो सके कि आप फिर एग्जाम में कठिन प्रश्नों से डरे नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से अपने साथियों तक इसे साझा कीजिए, मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।